हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके तहत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और मध्यकालीन भारत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी प्रशासनिक इकाई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है पुडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यनम और चौथा माहे। तो पुडुचेरी की हम लोग बात करें तो पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन? तो जो आंध्र प्रदेश में स्थित है उसे कहा जाता है यनम, ठीक है, जो इसका जिला है। उसके अलावा तमिलनाडु में है, उसका नाम है कराईकल। और तीसरा है केरल में, इसका नाम है माहे, ठीक है। तो पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में। आंध्र प्रदेश वाले को कहा जाता है यनम, उसके अलावा तमिलनाडु में कराईकल और केरल में इसे माहे कहा जाता है। इसका जो जिला है उसको माहे कहा जाता है। इसका कारण ये है कि 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में, उससे पहले क्या था, ये पांडिचेरी, पहले इसे पांडिचेरी कहा जाता था। पांडिचेरी किसके अंडर था? ये फ्रांस के अंदर में था, फ्रांस के कंट्रोल में था, ठीक है। तो ये पहले फ्रांसीसी बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन 1954 ईस्वी में इसने क्या किया, फ्रांस ने भारत सरकार को ये क्षेत्र सौंप दिया। क्या किया? भारत सरकार को यह क्षेत्र सौंप दिया। और भारत सरकार ने क्या किया, 1962 ईस्वी में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। और चूंकि ये तीनों अलग अलग राज्य में थे और सांस्कृतिक रूप से क्या थे, ये जुड़े हुए थे, इसलिए क्या किया गया, इनको मिला करके ही एक नए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का गठन किया गया। उस वक्त इसे पांडिचेरी कहा जाता था। उसके अलावा 2006 ईस्वी में पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के तहत इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल कर दिया गया पुदुचेरी, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, पांडिचेरी, बाद में 2006 में इसका नाम क्या हो गया, पुडुचेरी। और ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी प्रशासनिक इकाई, कौन सा जिला जो है इसका भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा जिला इसका जो है प्रशासनिक इकाई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये है, मान ले जाए यहाँ पर देखिए, ये है आंध्र प्रदेश, उसके अलावा ये तमिलनाडु, और ये है केरल, ठीक है। ये है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी तट, और ये क्या है, ये पश्चिमी तट। अब देखिए केरल में जो है उसका नाम क्या है, माहे। उसके अलावा तमिलनाडु में कराईकल, और मूल पुडुचेरी कहाँ है, तो तमिलनाडु के पास ही ये मूल पुडुचेरी, और यनम कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। तो यनम और पुडुचेरी और ये कराईकल कहाँ है, ये पूर्वी तट पर है। और माहे जो प्रशासनिक इकाई है पुडुचेरी के, वो कहाँ पर है, वो केरल में, ये पश्चिमी तट पर ये स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा माहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत जो है वो किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड और सिक्किम। तो कैलाश पर्वत की हम लोग बात करें तो ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। और यहीं पर देखिएगा तो इसके पश्चिमी तट पर क्या है, पश्चिम में देखिएगा तो यहाँ पर ये इसका मानसरोवर है, यही है कैलाश पर्वत। यहाँ पर ये मानसरोवर, जहाँ से क्या होता है, इसके नज़दीक से ही जो नदियाँ हैं, सिंधु है, ये सब कहाँ से निकलती है, इसी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पर है राकस ताल झील,
ठीक है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है। उसके अलावा यहीं पर देखिएगा तो एक जगह जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जहाँ से कौन नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है, हिंदू धर्म के लोगों का क्या है, ये तीर्थ स्थल है। यहीं पर कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्या था, भगवान शिव का यहाँ पर ये निवास स्थल था। कौन, तो कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। यह क्या है, किसका भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय के जो भाग है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, उसमें से किस श्रेणी का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, उसके अलावा इसके पश्चिमी तथा दक्षिण में क्या है, मानसरोवर। पश्चिम में क्या है, मानसरोवर, और दक्षिण में क्या है, राकसताल झील। यहाँ से क्या है, कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली जिसे घाघरा कहा जाता है, आदि यहीं से निकलती है। और यह तीन भारतीय धर्मों, कौन कौन, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म क्या है, ये धार्मिक स्थल है। उसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कैलाश पर्वत क्या है, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का क्या निवास स्थान माना जाता है। और हिंदू सनातन धर्म में इसे क्या माना गया, इसे पवित्र स्थान माना गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिब्बत। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। इसमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है, नर्मदा नदी, उसके अलावा ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो जो भारत में इस तरफ जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो क्या करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि इस तरफ की जो ढाल है वो क्या है, खरी ढाल है एकदम। ठीक है, जो भी नदियाँ गिरती है वो क्या होता है, पूरा डायरेक्ट जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसलिए वहाँ पर जो आकृति बनती है, जिस चीज़ का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है एस्चुरी, एस्चुरी। ठीक है, क्योंकि ये खरी ढाल से डायरेक्ट ही गिरती है। उसके अलावा बात करें इस तरफ की जो नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये सब क्या करती है, क्योंकि ये ढाल के सहारे नीचे उतरती है धीरे धीरे, तो ये अपने साथ जो अवसाद लाती है उसको क्या करती है, मुहाने पर जमा कर देती है। उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। ठीक है, तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो अरब सागर में गिरती है वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी का नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। उसके अलावा ताप्ती की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में बैतूल जिले से निकलती है, ये भी क्या होती है, अरब सागर में गिरती है। उसके अलावा ये मांडवी, ठीक है, ये भी क्या है, ये गोवा इसके किनारे बसा हुआ है, और ये क्या होती है, ये भी अरब सागर में ही गिरती है। तो क्या करती है, तीनों एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन महानदी की बात करें तो ये भी क्या होता है, अमरकंटक के आसपास ही सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है, और गिरती कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो क्या करती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपना डेल्टा बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो नदी महानदी है ये क्या करती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी ये तीनों नदियाँ क्या करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र से होकर ये बहती है, और क्या करती है, इसी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है नर्मदा जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। उसके अलावा यहाँ पर ये ताप्ती, ये भी कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में। ये दोनों नदियाँ क्या है, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसका जो मुहाना किस तरफ है, वो पश्चिम की तरफ है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर है, ये है महानदी जो कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में, और निकलती कहाँ से है, तो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और उड़ीसा होते हुए कहाँ गिरती है, ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में, और अपना डेल्टा जो है से यही पारादीप के पास अपना डेल्टा ये बनाती है। उसके अलावा बात करें तो इस पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। यहाँ कहा जा रहा है कि यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट निकलती है, और उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। और कौन कौन सी बांध है, तो हीराकुंड और टिकरापारा बांध। कौन कौन, हीराकुंड और टिकरापारा बांध किस पर बनाया गया है, वो महानदी पर ही
बनाया गया है, इसी नदी पर इस ये क्या है, ये स्थित है। तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महानदी, क्योंकि इसमें से आर-3 क्या है, एस्चुरी बनाती है, और ये नदी क्या करती है, डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी के पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा तुंगभद्रा और चौथा ये दामोदर नदी। तो पश्चिम की हम लोग बात करें तो कावेरी नदी की हम लोग बात कर लेते हैं। कावेरी नदी की तो देखिए यही है कावेरी नदी, ये है कावेरी नदी, और निकलती कहाँ से है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और मुहाना कहाँ बनाती है तो ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में निकलती कहाँ से है तो ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक में, और गिरती कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मुहाना किस तरफ है तो ये पूरब की तरफ है। उसके बाद बात करें, उसके बाद है नर्मदा। तो नर्मदा की हम लोग बात करें तो नर्मदा देखिए यहाँ पर अमरकंटक से निकली और ये कहाँ गिर रहा है, ये अरब सागर में। तो इसका जो बहाव किस तरफ है तो ये है पश्चिम की तरफ, अरब सागर, और कहाँ पर है ये पश्चिम की तरफ, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है तो अमरकंटक से। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा बात करें, अगला प्रश्न ऑप्शन है कि तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा की हम लोग बात करें तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। यही है जो बाद में जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। तुंग और भद्रा नामक दो नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है, और बाद में जाकर किससे मिलती है, ये कृष्णा नदी में। और कृष्णा नदी कहाँ गिरती है जाकर के तो वो बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी क्या है, पूर्वी अपवाह की नदियाँ है, ये पूरब की तरफ बहती है। और एक है क्या नाम है उसका, दामोदर ऑप्शन है। तो वो दामोदर की हम लोग बात करें तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। वो कहाँ निकलती है, वो निकलती है हजारीबाग पठार से निकल करके, और हजारीबाग और रांची के पठार को दो भागों में बांटती हुई ये जाकर के बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसलिए क्या है, इसका अपवाह भी किधर है, ये पूरब की तरफ है। तो देखा जाए तो किसका अपवाह पश्चिम की तरफ है तो ये नर्मदा नदी की अपवाह किधर है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व तापी नदी सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत, जो बहाव की दिशा है, अमूमन नदियाँ कहाँ गिरती है तो जो 100% मान ले जाए जल अगर गिर रहा है महासागर में, तो उसमें 77% कहाँ गिरती है भारत की नदियाँ, वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और बाकी जो 23% जो जल है वो कहाँ गिरता है, वो अरब सागर में गिरता है, वो अरब सागर में गिरता है। इसलिए क्या है कि अमूमन नदियाँ कहाँ बहती है, ये पूरब की तरफ बहती है। लेकिन ये दो नदियाँ है नर्मदा और तापी, जो बड़ी नदियाँ किधर बहती है, ये विपरीत पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूरब से कहाँ जाती है, पश्चिम की तरफ। कारण इसका क्या है तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए कहाँ जाती है, उसका ढाल किस तरफ है तो इसका ढाल है पश्चिम की तरफ, इसलिए पूरब से निकलकर कहाँ जाती है, ये पश्चिम की तरफ, और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है, और यह 1312 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है 1312 किलोमीटर, और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% भाग कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य से होकर गुजरता है तो कौन कौन हो जाएगा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और बाद में क्या है ये महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। आगे कहा जा रहा है अगला प्रश्न, चॉइस जिसे मौसमी नदियाँ कहा जाता है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ये चॉइस जो मौसमी नदियाँ है मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर, तो ऑप्शन है यहाँ पर गंगा, दूसरा पंजाब हरियाणा, तीसरा राजस्थान, और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसकी चॉइस की हम लोग बात करें, जिसको चोस भी कहा जाता है, चोस की बात करें तो ये क्या है कि पंजाब के क्षेत्रों में, कहाँ पर, पंजाब के और हरियाणा के क्षेत्रों में क्या होता है, ये पंजाब के क्षेत्रों में ये जो शिवालिक का क्षेत्र है उससे जो उतरने वाली नदियाँ है
उनके द्वारा क्या किया जाता है कि चूंकि उनका बहाव बहुत तेज होता है, धारा बहुत तेज होती है, इसलिए उन पंजाब के क्षेत्रों में शिवालिक के नीचे में बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, गड्ढों का निर्माण करता है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े चैनल का भी निर्माण, उत्खात भूमि का निर्माण ये करती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारे चैनलों में बढ़ जाती है। लेकिन जब बरसात होती है, वर्षा का मौसम आता है, तो ये जो गड्ढे वाली जो क्षेत्र है, जो चैनल बना हुआ है बड़े बड़े, उसमें क्या होता है कि मौसम बरसात के मौसम में इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, पंजाब के उन क्षेत्रों में, उन गड्ढों में, उन चैनलों में बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, छोटी छोटी नदियों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मौसमी नदियाँ। और उसे और क्या कहा जाता है, उसे चोइस भी कहा जाता है। वह कहाँ, ऑप्शन है कि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा के मैदान में। इसकी बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये पंजाब और हरियाणा के मैदान में, क्योंकि ये पंजाब के क्षेत्रों में शिवालिक से उतरने वाली नदियों की धारा की वजह से क्या होता है, बहुत चैनलों का निर्माण होता है। और उन चैनलों में जब बरसात में पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, छोटी छोटी मौसमी नदियों का उद्गम हो जाता है। इसलिए ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये पंजाब और हरियाणा के शिवालिक के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ है कि पंजाब का कंडी क्षेत्र, इसमें जो स्पेशल कहाँ पर है, ये पंजाब के कंडी क्षेत्र में चोइस नामक मौसमी जलधाराओं से भरा है। ये क्या है, कंडी क्षेत्र चोइस नामक मौसमी जलधाराओं से ये भरा हुआ है। पानी के ग्लेशियर क्षेत्रों पर निर्भर रहने वाली हिमालयी नदियों के विपरीत ये नदियाँ क्या होती है, करतारपुर और शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। बरसात के मौसम में क्या होता है, ये करतारपुर और शिवालिक के क्षेत्रों से निकलती है। और कहाँ सबसे अधिक, तो ये पंजाब के कंडी क्षेत्र में, और यहाँ पर करतारपुर, और एक जगह है पंजाब में होशियारपुर के क्षेत्रों में क्या होता है, इनका उद्गम सबसे अधिक क्या होता है, चोइस और मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा का मैदान। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। नर्मदा नदी की उद्गम की हम लोग बात करें तो यह ऑप्शन है धूपगढ़, विंध्याचल, अमरकंटक और पारसनाथ। इसकी बात करें तो इसका अभी हम लोग पीछे पढ़ा है कि इसका उद्गम कहाँ पर है, तो इसका उद्गम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से ये नदी निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। यहीं पर है ये नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ से ये नर्मदा नदी और जाकर के फिर कहाँ गिरती है, ये गल्फ ऑफ अरेबियन सी में। ठीक है, ये कहाँ पर गिरता है, अरब सागर में। निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक से। नर्मदा नदी की बात करें तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर। उसके अलावा बात करें तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का, जबलपुर वो कहाँ पर स्थित है, वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। जबलपुर के पास ही क्या है, एक जगह है भेरा घाट, उसका नाम क्या है, भेरा घाट। और भेरा घाट के पास ही क्या करता है, ये संगमरमर के चट्टानों को काटकर, संगमरमर के चट्टानों को काटकर क्या करती है, एक जलप्रपात जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है, उसका ये निर्माण करती है। ठीक है, कौन नदी करती है, तो वो नर्मदा नदी करती है। भेरा घाट में संगमरमर के चट्टानों को काटकर किस जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी जो एक महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है तवा। ठीक है, तवा क्या है, तवा नर्मदा की एक सहायक नदी है। उसके अलावा देखिएगा तो नर्मदा नदी पर ही ओमकारेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। उसके अलावा सरदार सरोवर बांध का निर्माण भी क्या किया गया है, नर्मदा नदी पर ही किया गया है। कौन कौन, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से। ठीक है, उसके अलावा धूपगढ़ की बात करें तो ये सतपुड़ा की एक चोटी है। विंध्याचल की बात करें तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, दक्षिण भारत से अलग करती है, या इसे इसको ये भी कह सकते हैं कि ये उत्तर भारत के जल प्रवाह को दक्षिण भारत के जल प्रवाह से अलग करती है। उसके अलावा पारसनाथ की बात करें तो ये झारखंड में गिरिडीह जिले में
झारखंड का जिला है गिरिडीह, वहीं पर ये पहाड़ी स्थित है। यहीं पर क्या है, जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल जिसका नाम क्या है, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, ठीक है। सम्मेद शिखर कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड के पारसनाथ में स्थित है, ठीक है। जहाँ जो 23वें तीर्थंकर थे उनको निर्माण यहीं पर प्राप्त हुआ था। आगे है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य। पहला है इंद्रावती, कहाँ दे रहा है, ये झारखंड। उसके अलावा भीमा की बात करें तो ये तमिलनाडु, लूनी की बात करें तो ये राजस्थान, और घाट प्रभा की हम लोग बात करें तो ये दे रहा है ऑप्शन केरल। अब इसमें देखना है कि कौन सा जोड़ा सही है, किस नदी और उसके राज्य के हिसाब से ये मिलान सही है। तो इंद्रावती की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी है। और इसी पर क्या है, एक जलप्रपात जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट, जिसे क्या कहता है, भारत का नियागरा, भारत का नियागरा, ठीक है, जिसे क्या कहता है, भारत का नियागरा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। और बात करें तो ये किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भीमा की, तो भीमा नदी की बात करें तो ये क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। ये भीमा जो है से कृष्णा की सहायक नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है। और ये कहाँ पर बहती है, तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। उसके अलावा बात करें तो लूनी की बात करें तो लूनी कहाँ बता रहा है, तो ये राजस्थान में। तो लूनी की बात करें तो लूनी कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में ही स्थित है। और निकलती कहाँ से है, तो ये अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत से ये निकलती है। और जाके कहाँ लुप्त हो जाती है, तो ये कच्छ के रण में जाकर के, कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये अंतःस्थलीय नदी है, जो नदी क्या होता है, अरावली पर्वत से निकलती है और किसी सागर में नहीं गिरकर कहाँ गिरती है, जाकर ये कच्छ के रण में गिरती है, इसलिए क्या कहता है इसे, अंतःस्थलीय नदी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ये ऑप्शन सही है। और घाट प्रवाह की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ दिया जा रहा है कि लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। और बहती कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये बहती है। उसके अलावा घाट प्रभा की बात करें तो ये भी क्या है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। और ये कहाँ बहती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये बहती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, लूनी, जो राजस्थान में स्थित है। आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। यहाँ ऑप्शन 10वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है पद्मा, दूसरा बी चकमुडुग, तीसरा सी हिमजुग, और डी क्या है, सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कैलाश पर्वत में चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत में, तिब्बत, ठीक है। और यहाँ पर तिब्बत में इसे क्या कहता है, इसे कहता है सांगपो, ठीक है। तो इसका इसे क्या कहता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो किससे, सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके जब इसका आगे जाएगा तो यहाँ पर एक दर्रा है जिससे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसका नाम है यांगदाप दर्रा, यांगदाप दर्रा, जिसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वहां पर इसे कहा जाता है दिहांग, दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र क्या कहता है, दिहांग। उसके बाद जब इसमें आकर के लोहित नदी और दिबांग नदी मिलती है, लोहित और दिबांग, तो इसको क्या कहा जाता है, असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना। और जब गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, जब इससे मिलती है
तो इसके संयुक्त धारा का नाम क्या होता है? मेघना। ठीक है, तो क्या हो गया? तिब्बत में इसे क्या कहता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसे कहता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे कहता है जमुना, और जब गंगा इसमें मिलती है तो इसे क्या कहता है? मेघना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। ठीक है, आगे कह रहा है वही यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास आंशिक ग्लेशियर से उद्गमित होती है, और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तथा पद्मा नदी से मिल जाती है तो इसे बंगाल खाड़ी मिलने से पहले क्या कहा जाता है? मेघना नदी से कहा जाता है। अगला है 11वां प्रश्न, नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अवध के मैदान की प्रमुख नदी है? ठीक है, कौन कौन ऑप्शन है? यमुना, घाघरा, सोन और ये गंडक। अब इसकी बात करें कि अवध की प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो अवध के मैदान की, तो हम लोग पहले देखते हैं गंगा नदी के भी। गंगा नदी की बात करें तो जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है गंगा। इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है उसका नाम है राम गंगा। ठीक है, गंगा में जो मिलने वाली बाएं तरफ से जो पहली नदी है वो कौन है? राम गंगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर अगला है गोमती। तीसरा बात करें तो यहाँ मिलता है घाघरा। चौथा की बात करें तो गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद यहाँ कोसी, और आगे महानंदा, महानंदा। ठीक है, और जो राम गंगा और गोमती के बीच जो मैदान है उसे कहा था रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। उसके बाद बात करें आगे तो यहाँ पर है ये अवध का मैदान, अवध का मैदान। ठीक है, और आगे देखिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा सारण का मैदान, उसके बाद मिथिला का मैदान, आगे पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। नीचे में यहाँ पर सोन जब मिलती है यहाँ पर उस क्षेत्र को कहा जाता है मगध का मैदान, मगध का मैदान। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अवध के मैदान की हम लोग बात करें तो जो नदी है वो क्या है? वो घाघरा नदी है। घाघरा नदी के द्वारा ही क्या है? ये अवध के मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा नदी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि घाघरा नदी अवध के मैदान की क्या है? प्रमुख नदी है, और इस नदी का उद्गम स्थल लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील में नेपाल से आने वाली गेरुआ और करनाली, दो नदियां गेरुआ और करनाली नदियों के संगम स्थल है। ठीक है, और इसके बाद इसे क्या नाम कहा जाता है? घाघरा। उत्तर प्रदेश में इसे घाघरा कहा जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की ये लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या और बस्ती, गोरखपुर, देवरिया होते हुए बलिया होते हुए कहाँ जाती है? ये बाद में छपरा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, और ये गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा नदी। आगे अब मध्यकालीन भारत के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें 12वां कि निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? ठीक है, गजनी साम्राज्य जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो अल्पतगीन के द्वारा, अल्पतगीन के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो बाद में इसका सुबुक्तगीन राजा बनता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? पहली बार भारत पर आक्रमण किया जाता है। किसी तुर्क द्वारा भारत पर किया गया पहला आक्रमण जो था वो सुबुक्तगीन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके अलावा इनके बाद जो बनता है वो महमूद गजनवी। ये कब से कब तक है? तो ये 1001 से 1030 ईस्वी तक। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो भी गजनी में शासक होते हैं वह बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, और बहराम शाह गजनवी के समय क्या होता है कि जो 7 सितारे होते हैं, इजुद्दीन हुसैन जो गोर का सनसब वंश का शासक था। ठीक है, उसके जो 7 बेटे थे जिसे 7 सितारे कहा जाता था, 7 सितारे कहा जाता था, उनमें से एक भाई को क्या करता है? ये जो बहराम शाह गजनवी है वो जहर दे देता है। ठीक है,
जिसके वजह से जो उसका भाई अगला जो उसका राजा बनता है उसका नाम था अलाउद्दीन जहां सोज। अलाउद्दीन जहां सोज, अलाउद्दीन जहां सोज, अलाउद्दीन जहां मतलब दुनिया, सोज मतलब जलाने वाला। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए क्या करता है, ये पूरे गजनी पर आक्रमण करता है बहराम शाह के समय, और पूरे गजनी को क्या करता है, आग के हवाले कर देता है, आग के हवाले कर देता है। इसलिए क्या कहा था इसे, जहां सोच, दुनिया को जलाने वाला। और इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही माना जाता है कि गजनी साम्राज्य का क्या, साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गौर का शासक अलाउद्दीन हुसैन, जिसने क्या किया था, इसके द्वारा ही क्या किया गया, पूरे गजनी को आग लगा दिया गया था, और इसे ही क्या कहा जाता है, गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी। उसके अलावा गयासुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो ये क्या था, गौर का शासक था, जो अलाउद्दीन हुसैन जहां सोच के बाद बनता है। उसके अलावा जो ये गौरी का बड़ा भाई भी था, और गौर का मोहम्मद, ये जो मोहम्मद गौरी है वो क्या था, ये तुर्क साम्राज्य को भारत में स्थापित करने का काम इसी ने किया था। इसमें कहा जा रहा है कि गजनबियों ने गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे क्या किया, जहर देकर मार दिया था। इसके बदले में हुसैन शाह ने गजनी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। और इसी बहराम शाह का बेटा था खुसरो मलिक। खुसरो मलिक ये क्या हुआ था, ये भाग करके भारत आ गया था। जब देखिएगा 1186 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी इसी को मार करके लाहौर को अपने कब्जे में ले लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। अब चिश्ती सिलसिले की हम लोग बात करें तो सबसे प्रमुख सिलसिला है भारत का। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक मशहूर सिलसिला है वो क्या है, चिश्ती सिलसिला। ये अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चिश्त। ठीक है, वहीं से ये शब्द चिश्ती लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि इनके संस्थापक कौन थे, तो इनके जो संस्थापक की बात करें भारत से बाहर तो वो थे शेख अबू अब्दाल। उनके द्वारा ही क्या किया गया था, ये चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत की बात करें कि भारत में लाने वाले कौन थे, तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके द्वारा क्या किया गया, भारत में चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। तो अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे तो अबू अब्दाल, शेख अबू अब्दाल। और भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बारे में बात करें तो इनको सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल हिंद की उपाधि दिया था किसने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये ईरान में एक जगह है संजर। ठीक है, ये ईरान में एक जगह है संजर, वहीं के ये रहने वाले थे। ठीक है, इनके जो क्या थे, ये जिनके शिष्य थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, ये किनके शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, ये है इनकी दरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये अजमेर में इनकी दरगाह है। और यहाँ आगे ऑप्शन है बख्तियार काकी, तो ख्वाजा बख्तियार काकी की बात करें तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे, ये शिष्य थे। और इन्हीं की याद में क्या किया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। उसके अलावा इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो शिष्य है वो कौन है, बख्तियार काकी के शिष्य वो है शेख फरीदुद्दीन, जिसे बाबा फरीद भी कहा जाता है, जिनके कुछ छंदों क्या किया गया है, सिखों के जो गुरु, 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा अपनी पुस्तक आदि ग्रंथ में इनके कुछ वाक्यों को शामिल किया गया है। और शेख फरीदुद्दीन की बात करें तो ये सुल्तान बलबन क्या थे, बलबन के ये दामाद भी थे। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, जिन्हें चिराग देहलवी कहा जाता है, वो क्या थे, ये शेख फरीदुद्दीन के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता था, उनके ये शिष्य थे, उनके ये शिष्य थे। कौन, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। किसके, किनके शिष्य थे, वो
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और नासिरुद्दीन चिराग की हम लोग बात करें तो फिरोज शाह तुगलक को शासक बनवाने में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई तो उस वक्त उस कैंप में जो थे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी भी उपस्थित थे। उनकी सहायता से ही फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ, राज्याभिषेक वहाँ पर हुआ। इन्हीं के द्वारा ही क्या किया गया, फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया गया। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, चिश्ती सिलसिले की प्रारंभ किसने किया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीदुद्दीन गंज शकर भी चिश्ती सिलसिले क्या थे, ये महत्वपूर्ण सूफी थे, प्रसिद्ध सूफी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था। इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन कि सल्तनत काल में जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का काल था उसमें जो भारत की गद्दी पर जो एकमात्र मुस्लिम भारतीय मुस्लिम शासक बना वो कौन था। ऑप्शन है यहाँ पर नासिरुद्दीन खुसरव शाह, मुबारक खिलजी, रेहान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था नासिरुद्दीन खुसरव शाह, जो कब बना 1320 ईस्वी में। ठीक है, ये खिलजी वंश का कार्यकाल था, उस वक्त खिलजी वंश का कार्यकाल था। और इसने क्या किया, नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने किसको मारा करके, इसको हटा करके, तो मुबारक खिलजी को हटा करके क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, किसको हटा करके, मुबारक खिलजी को हटा करके। उसके अलावा बात करें तो ये एक गुजराती हिंदू थे, बाद में इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया और दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। लेकिन बाद में 1320 ईस्वी में ही क्या किया, गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक जिसे जाना गया बाद में गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक, इसने क्या कहा कि इस्लाम खतरे में है का नारा देकर क्या किया, नासिरुद्दीन खुसरव शाह को गद्दी से हटा दिया। और इसकी बात करें तो इसकी सत्ता को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी क्या किया था, इसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था कि हाँ ये हिंदुस्तान का राजा है। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, लेकिन इसके विरोध में गाजी मलिक ने क्या दिया नारा कि इस्लाम खतरे में है और इसको मार करके एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। मुबारक खिलजी की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और ये सुल्तान भी बना 1216 ईस्वी में। उसके अलावा इसने क्या किया कि स्वयं की खलीफा की उपाधि इसने धारण की। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने क्या किया, स्वयं को खलीफा कहा। ठीक है, उसके अलावा रेहान की बात करें तो इसका पूरा नाम है इमादुद्दीन रेहान, इमादुद्दीन रेहान। ठीक है, इमादुद्दीन रेहान। और इसने क्या किया था, ये बलबन के समय में ये नायबे ममलिकत के पद पर नायब ममलिकत के पद पर बैठा था और किसी भारतीय मुसलमान द्वारा सत्ता हासिल करने का ये पहला प्रयास था जो किसके द्वारा किया गया, इमादुद्दीन रेहान के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके समय में, तो ये नासिरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में जो नायब ममलिकत का पद था जिस पर बलबन बैठा हुआ था उसको हटा करके कौन बैठा, इमादुद्दीन रेहान। तो कभी परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भारतीय द्वारा पहली बार सत्ता हथियाने का प्रयास सल्तनत काल में हुआ, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान। और कहा जाए कि शासक राजगद्दी बैठने वाला अकेला मुस्लिम भारतीय कौन था, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरव शाह। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सल्तनत काल के दिल्ली राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था, नासिरुद्दीन खुसरव शाह। खुसरव शाह इसका नाम था और नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करके क्या किया, ये गद्दी पर बैठा। जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि, इसकी जो उपाधि थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पैगंबर की सेनापति की उपाधि किसने धारण की, तो वो क्या हो जाएगा, नासिरुद्दीन खुसरव शाह। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 15 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजय अभियान चलाया गया था उसको तिथि क्रम के अनुसार, साल के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना, तो 1296 ईस्वी में। ये पहले करा और मानिकपुर का सूबेदार था। करा मानिकपुर का क्या था, ये इक्तदार था। ठीक है, और अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या किया, ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। और इसके द्वारा जो सबसे पहला जो आक्रमण था
जो ये सूबेदार रहते हुए किया था वो कहाँ का था, वो देवगिरी का अभियान था। दक्षिण भारत पर किया गया पहला आक्रमण किसके द्वारा था, वो देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया। और किसी सल्तनत दिल्ली सल्तनत में किसी सुल्तान के समय में किया गया दक्षिण भारत पर ये पहला आक्रमण था जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और धोखे से किया गया, कहा कि ये उत्तर भारत का क्या है, ये एक उसको कहा जाता है कि नाराज सूबेदार है जो भाग कर कहाँ जा रहा है, नौकरी करने के लिए दक्षिण भारत जा रहा है। ठीक है, इस तरह से उसने क्या किया, देवगिरी पर आक्रमण किया। और उस वक्त हुकूमत किसकी थी, तो जलालुद्दीन खिलजी की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की विजय की बात करें तो इसके द्वारा जो पहला आक्रमण था वो था गुजरात पर किया जाना, वो 1297-98 ईस्वी में किया गया था। और इस वक्त जो गुजरात का शासक था वो कौन था, वो रायकरण था यहाँ का शासक। और इसी हमले में क्या हुआ कि इसके जो सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां जब खंबात पर हमला किया तो वहाँ पर उसे क्या मिला, जो 1000 दिनारी के नाम से मशहूर है, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर, वो खंबात की खाड़ी में ही उसे मिला था। और उसको 1000 दिनार में किसने खरीदा था, नुसरत शाह ने खरीदा था। और बाद में ले जाकर किसको गिफ्ट किया, वो अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया। यहाँ पर है कि किसने खरीदा, तो खरीदने वाले नुसरत शाह है, क्योंकि उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी गए ही नहीं थे, तो जो खरीदेगा वही ना उसका मालिक होगा। बाद में उसने खरीद कर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को उसको हवाले कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 1301 की बात करें तो ये रणथंबोर पर हमला हुआ। ठीक है, यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, हमीर देव। ठीक है, उसके अलावा चित्तौड़ की बात करें तो 1303 में यहाँ के राजा कौन थे, तो रतन सिंह। ठीक है, उसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो ये 1309-10 में। ठीक है, पहली बार जो तेलंगाना पर आक्रमण हुआ वारंगल पर 1303 में, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1309-10 में जो हमला मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ, इसमें प्रताप रुद्र द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा। और क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये क्षेत्र भी जीत लिया गया। तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो 2, 1, 3, 4, जहाँ भी 2, 1, 3, 4 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। यहाँ पर वही दिया गया है कि 1297 में गुजरात विजय, 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़ और 1309-10 में क्या हो गया, तेलंगाना पर हमला हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया, तो गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, उसके अलावा सैयद वंश ने और फिर बाद में क्या, लोधी वंश ने। तो इनके कार्यकाल की बात करें सबसे लंबा तो 1206 से लेकर के 1290 गुलाम वंश। ठीक है, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। खिलजी की बात करें तो 1290 से 1320। ठीक है, तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर के 1412। उसके बाद में जो सैयद वंश आते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, 1414 से 1451। ठीक है, और लोधी वंश 1451 से कितना हो जाएगा, 1526। तो सबसे लंबा अवधि की बात करें तो 100 साल लगभग कौन है, वो तुगलक वंश। इसके संस्थापक कौन, तो गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। और आखिरी सुल्तान कौन थे, तो नासिरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाह आलम की जो हुकूमत है कहाँ तक है, दिल्ली से पालम तक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेजा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे ही कि कौन था वो शासक, वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कब, जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ही 1296 ईस्वी में किस पर हमला किया था, देवगिरी पर हमला किया था। उस वक्त वहाँ का राजा कौन था, तो रामचंद्र देव। वहाँ के राजा कौन थे, तो रामचंद्र देव वहाँ के राजा थे, यादव वंश के। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अहमद शाह की बात करें तो ये अहमद शाह को क्या कहा जाता है, ये बहमनी शासक थे। ठीक है, इनको वली भी कहा जाता है। शेख बंदा नवाज गेसुदराज के करीबी होने के कारण क्या कहा जाता था, इनको वली भी कहा जाता था अहमद शाह को। ये क्या थे, बहमनी साम्राज्य के एक शासक थे। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये 1325 से 1351 ईस्वी तक क्या था, ये दिल्ली का सुल्तान बना और ये तुगलक वंश का था। ठीक है, अली आदिल शाह की बात करें तो ये बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक थे। ठीक है, तो ये है किसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें वही लिखा गया है कि किसके द्वारा आर्थिक कारण से क्या किया गया था, दक्षिण भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी का।
और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के इस हमले का जो दक्षिण भारत का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया, जिसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। अगला है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पहला ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा इब्ने बतूता, तीसरा यहिया बिन अहमद सरहिंदी, और ये चौथा है अब्दुल मलिक क्या इसामी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? इसको अगर देखा जाए तो इसको प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इब्ने बतूता, ठीक है, जो 1333 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत आया था। किसके कार्यकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये भारत आया था। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, रेहला, जिसने इसमें अपने भारत के यात्रा वृतांत का उल्लेख किया गया है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये अफ्रीका महादेश में एक देश है मोरक्को, ये मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए थे, और तुगलक ने क्या किया था, इसे चीन भेजा था दूत बना करके, अपना दूत बनाए कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो इब्ने बतूता ने ही सबसे पहले ये सल्तनत काल के क्या किया गया, डाक के बारे में बताया था। जो चिट्ठी पहुंचाने का काम जो किया जाता था उसके बारे में सबसे पहले बताने का काम कौन किया था? कि हरकारों द्वारा चिट्ठी को एक जैसे या कोई सामान को पहुंचाया जाता है, उसका उल्लेख किसने किया है? तो ये इब्ने बतूता ने किया है। उसके अलावा इब्ने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसके अलावा बात करें इब्ने बतूता की, तो इब्ने बतूता ही लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, ये पितृहंता है, इसने अपने बाप को हत्या करके क्या किया था? दिल्ली की गद्दी को हत्याया था। ठीक है, ये इब्ने बतूता ही लिखता है। उसके अलावा बात करें जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो ये तारीख़ फिरोज शाही, इसकी पुस्तक है तारीख़ ए फिरोज शाही। ये ऐसा इतिहासकार है जो बाद में क्या हुआ था, सामाजिक इसका बहिष्कार हो गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो इसकी इच्छा थी कि हम विश्व इतिहास लिखें, लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले ही मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी नामक एक पुस्तक की रचना कर दी थी नासिरुद्दीन महमूद के शान में। ठीक है, इसलिए इसका ये भी सपना क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया। और इसकी जो तारीख़ फिरोज शाही है वो बलबन के कार्यकाल से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल तक के वर्णन काल को क्या करता है, उसमें बताता है। ठीक है, उसके बाद यहिया बिन अहमद सरहिंदी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक, इसका नाम है तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई है? ये यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। और इसकी हम लोग बात करें तो ये किसके लिए लिखा गया है, किस सुल्तान के लिए? तो ये मोहम्मद मुबारक शाह जो बादशाह सुल्तान हुए हैं खिज्र सैयद वंश के मुबारक शाह, उसके लिए ये क्या किया गया, लिखा गया है। ठीक है, कौन पुस्तक? तो ये मुबारक शाह के द्वारा के लिए तारीख़ मुबारक शाह किसने लिखा? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। उसके अलावा अब्दुल मलिक इसामी की बात करें तो इसकी पुस्तक है फुतूहुस सलातीन, फुतूहुस सलातीन। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन है? फुतूहुस सलातीन, जिसमें सबसे पहले क्या किया गया है, चरखे के उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, चरखे के बारे में पूछा जाए कि किसकी दाम बताया गया है तो कौन है वो है फुतूहुस सलातीन में किसके द्वारा लिखा गया है? ये इसामी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर वही है कि इब्ने बतूता का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्ने बतूता था। वह कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और उसने पश्चिम एशिया के विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए 1333 में सिंध में प्रवेश किया और भारत में प्रायः कितना दिन रहा? 14 वर्ष तक ये रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या किया? काजी नियुक्त किया। और अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्ने बतूता ने क्या किया? रेहला नामक अपनी यात्रा वृतांत लिखा और उसने मोहम्मद तुगलक के शासन को क्षेत्र को हिंद और किस शब्द का प्रयोग किया? सिंध शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जो सैयद वंश का जो बना सैयद वंश था दिल्ली सल्तनत में, उनमें जो शासक हुए हैं उनके जो क्रम है उनके बनने का, उनके बारे में इसको मिलाइए। ठीक है, तो सैयद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा किया गया, खिज्र खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये क्या है? ये
अपने आप को क्या कहता था? रैयते आला की उपाधि इसने धारण की, रैयते आला की उपाधि धारण की। तैमूर के एक बेटे का ये क्या कहता था? उसका ये प्रतिनिधि के तौर पर ये भारत पर शासन करता था। इसने कभी भी बादशाह की उपाधि या सुल्तान की उपाधि धारण इसने कभी नहीं की। ठीक है। उसके अलावा 1414 में ये बना राजा सुल्तान और 21 में इसकी मृत्यु हो गई। 21 से लेकर के 34 तक कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह शासक बना, जिसके बारे में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा था? तारीख मुबारक शाही। उसके बाद 1434 से 45 तक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और उसके बाद 45 से लेकर के 1451 तक कौन था? तो ये अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 51 में बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया जाता है और नए वंश खिलजी लोधी वंश की स्थापना की जाती है। तीसरा क्रम की हम लोग बात करें तो पहला हो जाएगा खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। ठीक है, ये था, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशप के नाम से जाना जाता था? ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा सुल्तान हुआ है जिसे अली गुरशप के नाम से जाना जाता था, किसका अन्य नाम असल नाम अली गुरशप था? उसकी बात करें ऑप्शन की तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोधी। इसकी बात करें बलबन की तो इसका असल नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, और इसने क्या किया? गयासुद्दीन बलबन की उपाधि करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। उसके अलावा बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इसका नाम क्या था? इसी का नाम था अली गुरशप। अली गुरशप। ठीक है, ये इसका नाम ही क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गुरशप। उसके अलावा मोहम्मद तुगलक का नाम था जौना खां। असल नाम क्या था इसका? जौना खां। और सिकंदर लोधी की बात करें तो इसका असल नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है, तो इसका बलबन का नाम क्या था? असल नाम बहाउद्दीन। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम क्या था? अली गुरशप। मोहम्मद तुगलक का नाम क्या था? तो जौना खां। और सिकंदर लोधी का नाम क्या था? तो इसका नाम था निजाम खां, जो बाद में क्या बनता है? सिकंदर लोधी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ ठीक है, यह 20 प्रश्न हो गया। अब और भी हम लोग अगले सेशन में कुछ और नए प्रश्न को लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।